हेलो बच्चों, यू मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NPIC फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज ग्रेविटेशन के फिर से एक नए इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ और यहाँ पर हम स्मॉल जी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। स्मॉल जी का नाम आपने 9th क्लास में सुना होगा, कैपिटल जी का नाम 9th क्लास में सुना होगा। फिर से मैं एक बार रिमाइंड कराता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। आपने जब न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें पढ़ा था आपने कि F बराबर फॉर्मूला होता है Gm1m2/r², जहाँ ये G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता था। पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं पर पिंड रखा हुआ है तो उनके बीच में अगर आकर्षण बल काम कर रहा है तो वहाँ पर जो नियतांक की वैल्यू रखी जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल जितना काम करेगा उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो वैल्यू रखी जाएगी वो G की वैल्यू होगी। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और इस G की वैल्यू कांस्टेंट होती है। आप सबको पहले से पता है 6.67 क्रॉस 10⁻11 एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये होता है G की वैल्यू, कैपिटल G। आते हैं स्मॉल g के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। स्मॉल g को हम बेटा ऐसे लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी एवरेज वैल्यू है। लगभग में ये वैल्यू ही हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं या कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम यूज़ कर लेते हैं। बच्चों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक चीज़ हम पहले बता चुके हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की, कोई सी भी दो बॉडीज हैं, ये सपोज किया कि मार्कर है, ये सपोज किया कैप है, अगर इन दोनों के पास द्रव्यमान है तो कंफर्म सी बात है कि इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा होगा। और वो आकर्षण बल कितना? F बराबर Gm1m2/r² के बराबर, जहां m1 m2 क्या है? इन दोनों के मॉसेस हैं, द्रव्यमान हैं, और r क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी। पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी अगर दो पदार्थिक कण रखे हुए हैं, एक आदमी दूसरे आदमी से कुछ दूरी पर खड़ा है, दोनों के बीच में मॉस है, ऑफकोर्स इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल का मान यहां से, चूंकि कम मास की बॉडी के लिए, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए फोर्स की वैल्यू इतना कम होती है कि ये आभासी नहीं होता। कम क्यों आती है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो, ये G की वैल्यू 10⁻11 आ रही है जी, तो जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 10⁻11 मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, सो फोर्स की वैल्यू बहुत ही स्मॉल आ जाती है। सो फॉर हैवी बॉडीज जस्ट लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स, लाइक सन, इस तरह की बॉडीज के लिए और फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस ये हमें आभास होता है कि आकर्षण बल लग रहा है। छोटी मॉस की बॉडीज के लिए ये हमें पता ही नहीं चलता। अब आते हैं दूसरे अपने टॉपिक पे, गुरुत्व क्या होता है या गुरुत्व बल क्या होता है। गुरुत्व, ग्रेविटी, ये नया टॉपिक है। ग्रेविटी क्या होती? बेटा, सारे ग्रह, सारी बॉडीज, हमने कहा कि जितने भी पिंड हैं सब एक दूसरे पदार्थिक कण पर आकर्षण बल लगाते हैं। बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी भी क्या करती, जितने भी पिंड हैं, जितने भी पदार्थिक कण हैं, सब पर आकर्षण बल लगाती है। जैसे ही किसी m मास की बॉडी को ऊपर हमने फेंका तो वो क्या करती है, वो अपनी तरफ खींच लेती है, अपने केंद्र की तरफ खींच लेती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है किसी भी वस्तु पर, उसको बोलते हैं गुरुत्व या गुरुत्व बल। फिर से सुनो, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए आकर्षण बल को गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं। डेफिनेशन लिख लो, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए आकर्षण बल को, लगाए गए आकर्षण बल को
गुरुत्व कहते हैं, गुरुत्व या गुरुत्व बल, बल ही होता है, बल कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, कितने फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी? वही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम और बल, F बराबर G(m1m2/r²। चेक करेंगे मॉस कितना है बॉडी का, चेक करेंगे अर्थ का मॉस कितना है और बीच की डिस्टेंसेस कितनी है, स्क्वायर कर देंगे, आसानी से वैल्यू आ जाएगी। इसके जस्ट बाद एक वर्ड आता है बेटा गुरुत्वीय त्वरण, जिसके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है अभी। गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, बच्चों किसी भी पिंड को ऊपर फेंकते हैं, नीचे की तरफ आता है, और जैसे जैसे पृथ्वी की तरफ आता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। और हमने कहा था कि अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको त्वरण कहेंगे। अच्छा, वेग में परिवर्तन दो तरीके से हो सकते हैं, वेग बढ़ रहा है तभी परिवर्तन हो रहा है, वेग घट रहा है तभी परिवर्तन हो रहा है। अगर वेग बढ़ रहा है तो उस परिवर्तन को बोलते हैं त्वरण, और वेग अगर घट रहा है तो उसको बोलते हैं मंदन। मतलब पिंड को नीचे से जब ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो डाउन होती जाती है, वहां मंदन हो रहा है। जब ऊपर से पिंड गिरती है मुक्त रूप से, स्पीड बढ़ती है, त्वरण हो रहा है। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या है? मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो जाता है उस पिंड में, उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। फिर से एक लाइन की डेफिनेशन समझो। पृथ्वी पहले फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, नीचे की तरफ आएगा, और गिरते समय पिंड में जो त्वरण उत्पन्न हो गया उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। डेफिनेशन सुनो, मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। लिखते हैं, मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बच्चों लिखने की अगर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ ज़्यादा क्लियर हो रही होगी, आप एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, याद भी हो जाएगा, और डेफिनेशन भी आसानी से लिख लेंगे, बहुत ही इजी है, हम बोलते भी जा रहे हैं साथ में डेफिनेशन। सो गुरुत्वीय त्वरण, और इसको बेटा स्मॉल g से लिखते हैं, और इसी की वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे थे। दिस इज 9.8, और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये वेरी सिंपल, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है। अब बच्चों हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जो इसके बाद वाली हेडिंग है वो 9th क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 11th क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग 9th क्लास की, और 11th में यूज है उस फॉर्मूले का स्पेशली। सो दोनों डिस्कस करेंगे। 9th के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 11th के बच्चों के लिए, जो बच्चे ग्रेविटेशन पे कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए, जो जनरल फिजिक्स के कैंडिडेट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, उन बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट टर्म है। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। 9th के बच्चों के लिए तो पूछा जाता है कि इसका निगमन करो। 11th में भी कभी कभी निगमन पूछ देता है, लेकिन ये रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि 11th वाले बच्चों को आना ही चाहिए। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, इतना ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं जिसको हम जनरल फिजिक्स में काउंट कर लेते हैं। सामान्य भौतिकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टर्म पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान में सारे टर्म में फिजिक्स के ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस प्रूफ
स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब देखो स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है इसकी बात करते हैं। हमने सपोज किया कि ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान ME है और सेंटर O है और त्रिज्या RE है। रेडियस ऑफ अर्थ E क्या है, सबस्क्रिप्ट है, अर्थ के लिए है, पृथ्वी के लिए है। दिस इज ME मतलब मास ऑफ अर्थ एंड R इज रेडियस ऑफ अर्थ। हमने मान लिया कि यहां पे एक स्मॉल m मास की बॉडी है जी जो पृथ्वी की सतह पर है। ध्यान से देखना, m मास की बॉडी पृथ्वी की सतह पे है, ठीक। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या मिलने वाला है, आते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या मिलेगा बच्चों, F बराबर कैपिटल G और m1 की जगह पे पृथ्वी का द्रव्यमान, सो मास ऑफ अर्थ, m2 की जगह पे स्मॉल m और बीच की डिस्टेंस बताओ बच्चों, ये रेडियस है, सब जगह त्रिज्या समान होगी अगर गोलीय आकार का पृथ्वी को मान लिया जाए तो ये बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, यही पृथ्वी की त्रिज्या और इसका क्या होना है वर्ग, G m1 m2 बटा में R स्क्वायर, बीच की दूरी का वर्ग। हमने मान लिया कि ये समीकरण नंबर 1 है। अच्छा, अगर कोई पिंड पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है तो उसका भार भी होता है जी, और भार पृथ्वी की केंद्र की ओर काम करता है, तो पृथ्वी की केंद्र की तरफ इसका भार काम करेगा बल के नियम से, और उसकी वैल्यू कितनी होती है m इंटू जी, मतलब आल्सो पिंड का भार क्या हो जाएगा बच्चा, F बराबर m इंटू जी। ये समीकरण नंबर 2। देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 दोनों के लेफ्ट साइड बराबर हैं, राइट बराबर होंगे, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर क्या मिलेगा बच्चों, m इंटू जी बराबर कैपिटल G ME m बटा में RE का वर्ग, और m से m कैंसिल आउट। अब क्या मिलेगा रिलेशन, G बराबर कैपिटल G ME बटा में RE का वर्ग, और यही हमारा रिलेशन होता है स्मॉल g और कैपिटल G में। दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इसके तुरंत बाद 2 और हेडिंग्स पूछी जाती हैं तुरंत इसी में कंबाइन करके। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ। चलो सॉल्व करते हैं। वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि, वी नो दैट स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G ME अपॉन RE का स्क्वायर। अब यहां से मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, ME को एक तरफ करते हैं बच्चों, बाकी सबको एक तरफ, तो ME को यहां होल्ड कर लिया और रोक लिया और इसका इधर गुणा किया और इसका इधर भाग किया, सो GRE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल G। सॉल्व करते हैं बच्चों। डेटा हमको सब पता है, स्मॉल g की वैल्यू 9.8, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 गुणे 10 पे घात 6 मीटर, और कैपिटल G की वैल्यू है 6.67 क्रॉस 10 टू द पावर -11।
डेटा में एक बार फिर से आपको नोट करके इधर दिखा दे रहा हूं। स्मॉल जी की वैल्यू होती है, ये आपको याद होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, या इसी बात को लिखते हैं 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर, मतलब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा में, सॉरी ये वैल्यू मैं कई बार लिख चुका हूं, 10⁻⁻11 एंड दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 9.8 क्रॉस, इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर मतलब 6.4 क्रॉस 10⁶ and then multiplied by 6.4 cross 10⁶ and now divided by 6.67 cross 10⁻⁻11। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि 10 के पावर्स मैनेज करो, बाकी सबको एक तरफ। सो 9.8 गुणे 6.4 गुणे 6.4 एंड डिवाइडेड बाई 6.67। अब आते हैं 10⁻6, 10⁻6, 10⁻12 हो जाएगा। कहा था कि बेस सेम है, घात जुड़ जाएंगे, तो 10⁻12 और ये 10⁻−11 माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10⁻+11, तो 10⁻12 पहले से और 10⁻11 बाद में नीचे से ऊपर जब गया तो हो गया 10⁻23। अब जब इस पूरे स्टेप्स को सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये वैल्यू आती है 6 क्रॉस 10⁻24 kg। ये लगभग यही वैल्यू आती है, नॉट एग्जैक्टली, लगभग यही वैल्यू आती है। एंड दिस इज द मास ऑफ अर्थ। ये पृथ्वी का द्रव्यमान हुआ। आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी वाले रिलेशन की हेल्प से। इसी तरह से अगर पृथ्वी के घनत्व के बारे में बात किया जाए कि पृथ्वी का घनत्व कितना होगा, तो घनत्व का सिंपल सा फॉर्मूला है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। यूज करते हैं उसको और पृथ्वी का घनत्व भी निकालते हैं बच्चों। सो पृथ्वी का घनत्व मतलब डेंसिटी ऑफ अर्थ, सो डेंसिटी ऑफ अर्थ। चलो बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है? घनत्व रो बराबर द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान me बटा में आयतन। और अगर पृथ्वी को एक पूर्ण गोला मान लिया जाए तो इसे लिख सकते हैं me बटा में 4/3 पाई RE का क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब, ये गोले का आयतन का फॉर्मूला। अब सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसको, रिजल्ट आ जाएगा आसानी से। अब रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 ऊपर चला जाएगा, सो 3 मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 4 पाई RE का क्यूब। वैल्यूज रखते हैं बच्चों, रो की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणे मास ऑफ अर्थ अभी कैलकुलेट किया हमने, सो 6 गुणे 10⁻24 एंड डिवाइडेड बाई 4 और पाई की जगह पे 3.14 और पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणे 10⁻6 का क्यूब। सॉल्व करते हैं एक स्टेप और। चलो ऊपर हो गया 18 गुणे 10⁻24 और इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 4 गुणे 3.14 गुणे, ध्यान से देखिए 6.4 गुणे 6.4 गुणे 6.4 क्यूब है। एंड देन 10⁻कितना हो जाएगा? 10⁻6 है और 10⁻3 पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ये गुणा हो जाता है, तो 6 3 18, तो 10⁻18 हो गया ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, रो की वैल्यू क्या आएगी? 18 बटा में 4 गुणे 3.14 गुणे 6.4 गुणे 6.4 गुणे 6.4 और 10 की पावर कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻6। अब इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करते हैं, मतलब इन सबका गुणा करके जब 18 में भाग देंगे तो वैल्यूज हमारी आती है लगभग 5.5 गुणे 10⁻3। ये हुआ बच्चों, ये घनत्व का फॉर्मूला हुआ। इस तरह से हमने देखा कि पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी का घनत्व आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये सब तब संभव है
जब आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी वाला रिलेशन अच्छे से आता रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के बच्चों के लिए, या ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ने के लिए, चाहे जिसको भी ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ना है, सामान्य विज्ञान पढ़ना है, भौतिक विज्ञान पढ़ना है। सो आपको क्या करना है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन फॉर 9th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड के लिए डेरिवेशन विद द रिजल्ट आपको याद रखना है। और ये फॉर्मूले का यूज अभी इन दो वैल्यूज को निकालने के लिए हमने किया, आगे के लगभग 3 से 4 डेरिवेशन में मोस्टली यूज करेंगे। न्यूमेरिकल में जहां हमें जी को कैपिटल जी के टर्म में लिखने की जरूरत पड़ेगी वहां रिप्लेस कर लेंगे, जहां कैपिटल जी को स्मॉल जी के टर्म में लिखने की जरूरत पड़ेगी वहां रिप्लेस कर लेंगे। सो दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहें। एक चीज और, ये जो ग्रेविटेशन टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, इसके जस्ट बाद के जितने टॉपिक्स आने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड के, सबको मैं 1 by 1 एक दिन के गैप के बाद कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाता रहूं। मुझे पता है कि ज़्यादातर स्कूलों में, ज़्यादातर क्लासों में, कोचिंग सेंटर्स में भी इसको रैपिडली तेज़ी से रन करा दिया जाता है या कभी कभी टच ही नहीं किया जाता। बहुत सारे सेकेंड पार्ट के टॉपिक्स हैं जिनको कभी छुआ ही नहीं जाता और बच्चों को प्रॉब्लम होती है जब वो हायर क्लास में फिजिक्स के लिए जाते हैं आफ्टर 12th। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई आइडिया नहीं हीट के बारे में, वेव के बारे में या फ्लूइड्स के बारे में। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 1 by 1 मैं डिस्कस करूंगा, चैप्टर वाइज लेक्चर्स मैं आपके सामने रखता चला जाऊंगा। आपको बस केयरफुली पेन और पेपर उठा करके पढ़ते चले जाना है। सो आज के लिए इतना ही।